नादिर साहब, जाहिर है पीटीआई मुसलसल अब ये शोर कर रही है और तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो भी ये कहता है कि ये जो फैसले हैं ये जमहूरियत को डीरेल करने की एक साजिश है और ये जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। सलमान अकरम राजा साहब भी यही कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कह रहे हैं और ज़ाहिर है इमरान खान साहब जब इस पर अपना रद्द-ए-अमल देंगे तो अगर वो पीटीआई के लिए ये फैसला कर देते हैं कि आप पार्लियामान से बाइकआउट कर जाएं, निकल जाएं, इस्तीफे दे दें, तो एक पूरा सिस्टम डीरेल होने का खतरा है। तो पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी है वो इस सारे सिनेरियो में किस मौक़िफ़ पे खड़ी होगी और क्या, क्योंकि बिलावल साहब ने इससे पहले कहा था कि वो सालसी करा सकते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ, तो पीपल्स पार्टी को ऐसी कोशिश करेगी दोबारा? लेकिन पीपल्स पार्टी का 9 मई पे तो वाजे मौक़िफ़ है कि वो एक पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है और दहशत गर्दी की एक बहुत बुरी मिसाल है जो कि नहीं होना चाहिए था। और मुझे अफसोस इस बात का है कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद, सजाएं मिलने के बावजूद पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं वो अभी तक अपनी गलती का एतराफ़ भी नहीं कर रहे। बहुत अफसोस की बात है कि इंस्टेड के वो एक्सेप्ट करें कि उनसे गलती हुई है, कौम से माफ़ी मांगे, वो अभी भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जमहूरियत को डिरेल किया जा रहा है। जमहूरियत को अगर डिरेल करने की कोई कोशिश की गई थी तो वो 9 मई को की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा बुरा वक्त आया। हमारे भी फाउंडिंग चेयरमैन को जुडिशियल असैसिनेशन के थ्रू हमसे छीना गया था, शहीद किया गया था, पर हमने मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कभी भी इस तरह की कोई दहशत गर्दी या कोई वेंडलिज्म करने की हमने कोशिश नहीं की। इन्होंने तो पूरे मुल्क को हाईजैक करने की कोशिश की सिर्फ अपने एक चेयरमैन को बचाने के लिए। इनको पाकिस्तान से ज्यादा प्यारा एक शख्स है, इनको 22-25 करोड़ आवाम नजर नहीं आई, सिर्फ एक इनका जो फाउंडिंग चेयरमैन है सिर्फ वो नजर आया था। अब तो कम से कम ये अपनी गलती का एतराफ कर ले और देखें इनको जो सजाएं मिली है वो तो मैं समझता हूँ तो बहुत कम है। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिश, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के खिलाफ, हमारे जो शोहदा है उनकी साख के खिलाफ इन्होंने जो हरकत की थी, इनको तो उम्र कैद सजा मिलनी चाहिए थी। अभी भी इनको 10-10 साल सजा मिली है। और एक पॉलिटिशियन को तो, मैं तो एक पॉलिटिकल स्टूडेंट अपने आप को समझता हूँ, मैं तो सीखा हूँ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से कि उन्होंने तो 14 साल बहादुरी से मुस्कुरा के सजाएं काटी है, मगर कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बातें नहीं की। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अब इस सारी सूरत हाल में क्या ऑप्शंस रह गए हैं? जाहिर है एक जमात मुसलसल कह रही है हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनको अदलिया से भी अब उम्मीद नहीं रही और वो कहते हैं हमारे पास एहतजाज के अलावा रास्ता नहीं है, मुज़ाकरात हो नहीं पाए, कोशिश भी की गई, कामयाबी नहीं मिली, क्या क्या होगा? देखिए, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री और काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, बट कानून की बालादस्ती को आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आने वाली नस्लों के लिए एक प्रेसिडेंस आपने सेट करना होता है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं आने वाले वक्तों में कि कोई भी जमात मुल्क इंस्टीट्यूशंस पे हमला करे, फिर बाद में धमकियां दे कि हम एहतजाज करेंगे, तो फिर आप उनके लीडर को जेल से, इवन दो सारे प्रॉपर एक ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया कोर्ट्स के अंदर, उसके बाद फिर क्या आप उसको सिर्फ रिहा कर दें सिर्फ इन धमकियों के ऊपर? फिर तो आने वाले पाकिस्तान की जो नस्लें हैं वो तो फिर आप उनको एक गलत एग्जाम्पल दिखा रहे हैं ना, कि कोई भी मुल्क के खिलाफ कोई अगर कदम उठाए फिर बाद में बस सिर्फ एहतजाज कर ले और फिर उसको क्लीन चिट मिल जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट बट लॉ इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपके ख्याल में क्या वे फॉरवर्ड अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए? देखिए, वे फॉरवर्ड तो यही है जो इनको माजी से सीखना चाहिए। 2022 में भी इन्होंने इस्तीफे दे के असेंबली छोड़ दी थी, इन्होंने कुछ नहीं इनको हासिल हुआ। अभी भी इस तरह की गलती इनको नहीं करनी चाहिए। इनको असेंबली के अंदर इनकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और इनको रियलाइज करना चाहिए कि इनके जो एमएनएज है उनकी एक वर्थ होती है और उनके वोटर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी है। तो जो कानूनी एक प्रोसीजर है उसको भी फॉलो करें, जो राइट ऑफ अपील इनके पास है उसको भी यूटिलाइज करें, बट असेंबली के अंदर भरपूर अपोजिशन करें, क्योंकि अपोजिशन इज एज इम्पोर्टेंट एज द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो इनके जो वोटर्स हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी जो इश्यूज है उसको रेज करें असेंबली के। मुझे जरा टैरिफ पे भी बता दीजिए, आखिरी एक कमेंट आप तीनों से, कि ये सदर ट्रंप जो है वो हम पे बहुत मेहरबान हैं और जाहिर है उनकी मेहरबानी एक तरफ पाकिस्तान को फेवर कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया को मतलब वो कहते हैं ना चपेड़े करा रहे हैं पब्लिकली। तो हाउ डू यू लुक एट दिस? नादर पहले आप बता दीजिए, फिर मैं कमर साहब की तरफ ये सवाल लेके जाती हूँ। देखें, पाकिस्तान के साथ तो एटलीस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड है वो काफ़ी पॉजिटिव है और वो ट्रेड की तरफ फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बोला है कि जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें भी
کریں گے انویسٹ. باقی ٹیرف تو ان کی آئی تھنک ایک الیکشن پرومس بھی تھا اور پوری دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں, تو پاکستان کے ساتھ نسبتاً وہ آئی تھنک کم ٹیرف لگا رہے ہیں, جہاں پہ آئی تھنک 25% انڈیا کے ساتھ لگایا, تو پاکستان کے ساتھ صرف 19% ٹیرف عائد کیا انہوں نے. جی تو یہ ساری پازیٹیو چیزیں, اور آئی ٹھیک ہے. تھنک دیر از گڈ تھنگس ٹو کم وتھ ٹریڈ ود دی